हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपको फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर जो कि विलियन है उसके एनसीईआरटी के अंकित प्रश्नों को। और पिछली क्लास में हमने इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को आपके सामने रखा था और आज हम वहीं से आगे टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फिर शुरू करते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 या 2.14 जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार राउल्ट के नियम से धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन का क्या अर्थ है तथा डेल्टा मिश्रण H के चिन्ह का इन विचलनों से कैसे संबंधित है तो दो बातें हमें बतानी है। पहले तो हमें बताना है धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन क्या होता है राउल्ट के नियम में। तो सबसे पहले समझते हैं राउल्ट का नियम क्या होता है। राउल्ट का नियम, देखिए राउल्ट का जो हमारा नियम था वो इस बात से संबंधित था कि जब किसी द्रव में कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है तो उससे जो द्रव की हम कह सकते हैं जो वाष्प दाब होता है वो घट जाता है। इसका अर्थ यह भी था जो राउल्ट ने जो नियम दिया, यदि उसके एग्जैक्ट उसके नियम को हम स्टेटमेंट में दें तो वह यह था कि किसी विलयन में किसी अवयव का जो वाष्प दाब होता है वह विलयन में उस अवयव के मोल अंश के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या कहा मैंने? किसी विलयन में किसी अवयव का जो वाष्प दाब होता है उस अवयव का वाष्प दाब, उस अवयव के कारण उत्पन्न होने वाला वाष्प दाब या आंशिक वाष्प दाब, इस बात को समझिएगा कि किसी विलयन में किसी अवयव के द्वारा उत्पन्न वाष्प दाब या आंशिक वाष्प दाब विलयन में उस अवयव के मोल अंश के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि हम कहें कि मेरे पास कोई विलयन है, उसमें कोई हमारे पास हम कहें कि कोई एक अवयव है जिसमें P1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो P1 अनुक्रमानुपाती होगा X1 के, जहां X1 या chi1 विलयन में उस अवयव का क्या है मोल अंश। और जब अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो हम देखते हैं ये P1 बराबर होता है P10 इंटू chi1 के। ये हमारा क्या था, एक राउल्ट का नियम था कि यदि किसी विलयन में एक से अधिक वाष्पशील पदार्थ हो तो किसी एक वाष्पशील पदार्थ के द्वारा उत्पन्न जो वाष्प दाब होगा वह उस विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोल अंश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब सेकंड, इसको हमने वहां खैर डेरिवेशन भी दिया था। अब हम समझते हैं यहां से कि ऋणात्मक विचलन और धनात्मक विचलन क्या होते हैं। तो अब समझिए आप, धनात्मक विचलन, ऋणात्मक और धनात्मक विचलन का क्या अर्थ है। यहां पर आपको एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। मैंने कहा मैंने यहां पर एक इस तरीके से एक डायग्राम बनाया है। यहां पर दो हम कह सकते हैं कोई विलयन है, वह दो अवयवों से मिलकर के बना है। एक अवयव हमने यहां से ले लिया, ये एक अवयव इस प्रकार से है, एक ऐसे है। तो इनका जो विलयन का हम कह सकते हैं जो परिणामी होगा, बल्कि इसको कर्व में न दिखा के हम स्ट्रेट दिखाते हैं, धनात्मक ऋणात्मक में कर्व में दिखाएंगे। ये हमने ऐसे दिखा दिया, ये हमने यहाँ दिखा दिया। ये मान लेते हैं x1 बराबर 0 है और यहाँ x1 बराबर 1 के है, यहाँ x2 बराबर 0 है और यहाँ x2 बराबर किसके 1 के। यह पहले के दाब P1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरे अवयव के दाब P2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ से ये जो रेखा है, ये वाली जो रेखा जिसको मैं डबल से प्रदर्शित कर रहा हूँ, यह विलयन के परिणामी वाष्प दाब को प्रदर्शित करता है। यानी कि हम कह सकते हैं P बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2, ऐसे इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब ये जो x1 है, क्योंकि यह 0 है यहाँ पर, तो यह जो हमारा ये वाला जो पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं P10 और ये वाला जो पॉइंट होता है इसे कहते हैं P20। ये सब चीजें मैंने आपको थ्योरी में समझा रखी है, आप चाहे तो वहां जाके डिटेल में से देख सकते हैं। तो ये हमारा किसके है, राउल्ट के नियम के अनुसार जो हमारे पास डायग्राम आता है जिसमें हमने दो अवयव लेकर के एक विलयन का निर्माण करा। पहले अवयव का वाष्प दाब कितना है P1, दूसरे अवयव का वाष्प दाब विलयन में कितना है P2। तो विलयन का परिणामी वाष्प दाब जो होगा P वो P1 प्लस P2 के बराबर होगा। अब समझिए धनात्मक विचलन क्या होता है। धनात्मक विचलन की स्थिति आती है जब हम अनादर्श विलयन लेते हैं। ध्यान रखिएगा कौन से विलयन, अनादर्श विलयन। अब अनादर्श विलयन कौन से होते हैं? अनादर्श विलयन वह होते हैं जिनके लिए हमने वहां आपको कंडीशन बताई थी, जिनके लिए डेल्टा जो H था
जिसे हम कहते थे एंथैल्पी। इस एंथैल्पी का मान 0 के बराबर नहीं होता, जबकि आदर्श विलयनों के लिए एंथैल्पी 0 होती है। एंथैल्पी का अर्थ होता है कि जब कोई रासायनिक प्रक्रिया घटित होती है, जैसे यहाँ पर हम 2 अवयवों को मिला करके एक विलयन का निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें न तो कोई ऊष्मा उत्पन्न हो और न कोई ऊष्मा अवशोषित हो। ऐसी स्थिति यदि हो तो हम कहते हैं डेल्टा H 0 के बराबर होगा, और यदि ऐसी स्थिति हो तो उसे हम कहते थे आदर्श विलयन। लेकिन यदि 2 अवयवों को आपस में मिलाने पर जो विलयन तैयार हो रहा है, इस अभिक्रिया में, इस प्रक्रिया में यदि या तो ऊष्मा बाहर निकल रही है या ऊष्मा बाहर से अवशोषित हो रही है, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं ये जो एंथैल्पी है वो 0 के बराबर नहीं है। तो अनादर्श विलयनों में एंथैल्पी डेल्टा H 0 के बराबर नहीं होती, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। दूसरा, हमने वहां पर बताया था, आदर्श विलयनों की स्थिति बताई थी कि जो डेल्टा V होता है वो 0 के बराबर होता है, यानी कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अनादर्श विलयनों में आयतन में भी परिवर्तन हो जाता है, यह भी जरूरी नहीं है कि यह 0 के बराबर ही हो। अब अनादर्श विलयन में हमने कहा था 2 स्थितियां आती हैं, एक धनात्मक विचलन की, एक ऋणात्मक विचलन की। धनात्मक विचलन का अर्थ क्या है? मैंने मान लेते हैं कोई एक विलयन बनाया, A प्लस B से निर्माण हो गया AB का। ये क्या है? अवयव 1, यहां पर लिख रहे हैं अवयव, ये पहला अवयव है, ये दूसरा अवयव है, और इससे ये AB किसका निर्माण हो रहा है? विलयन का। तो अब ऐसी स्थिति में हम ये कहें कि ए बी के अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है, यदि वह हम कहें ज्यादा है, किसके तुलना में? ए तथा बी के बीच में। मेरी बात को समझिए, मैंने कहा ए अणु आकर्षण बल, और इसी प्रकार हम कह रहे हैं बी अणु, यानी कि दूसरे जो हमारा घटक है उसके 2 अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल। यदि जो हमारा ए बी के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है, ए बी अणु के बीच आकर्षण बल, यदि ये क्या हो, ये हमारा हो जाए छोटा, इस प्रकार से, यानी कि ए के बीच ज्यादा शक्तिशाली आकर्षण बल लग रहा है, बी के अणुओं के बीच भी ज्यादा शक्तिशाली आकर्षण बल लग रहा है, लेकिन एक अणु एक बी का अणु आपस में लें और आकर्षण, उनके बीच का आकर्षण बल देखें तो वो इनकी तुलना में क्या है? कम है। यदि ऐसी स्थिति हो तो वाष्प दाब बढ़ेगा। इसका परिणाम क्या होगा? वाष्प दाब बढ़ेगा, बढ़ता है, वाष्प दाब बढ़ता है। और इसी को हम क्या देते हैं, जब वाष्प दाब बढ़ता है, इसी को हम क्या कह देते हैं? धनात्मक विचलन। अब धनात्मक विचलन का डायग्राम कैसे बनाते हैं? हम यहां पर बना के दिखा रहे हैं आपको। अभी मैंने आपको डायग्राम बनाया, ये पहला, ये पहला है, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा कौन सा था? ए वाला था, ये बी वाला था। ये आदर्श विलयनों की स्थिति में, ये वाला हमारा आदर्श विलयन की स्थिति में जो राउल्ट के नियम के अनुसार जो हम वाष्प दाब में और मोल प्रभाज में जो वो बनाते हैं, एक वक्र का निर्माण करते हैं, वो इस प्रकार से प्राप्त होता है। धनात्मक विचलन में क्या होता है, इसको समझिए। धनात्मक विचलन में, क्योंकि हमने कहा ए बी अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या हो गया? घट गया। जब घट गया तो क्या होगा? ये इस प्रकार से निर्माण होगा। पहले परिणामी बना लेते हैं। ये हमारा क्या है? परिणामी। इसको लिखते हैं P = P1 + P2। तो ये इस प्रकार से बढ़ेगा, ये ऐसे बढ़ेगा, ये ऐसे बढ़ता है, ये ऐसे बढ़ता है। इसी को हम क्या कह देते हैं? धनात्मक विचलन। इसका अर्थ है वाष्प दाब में वृद्धि हो रही है, इस बात को समझना है। इसी को हम क्या कहते हैं? धनात्मक विचलन। तो धनात्मक विचलन समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं ऋणात्मक विचलन को। यहां पे लिखते हैं हम ऋणात्मक विचलन। देखिए, ऋणात्मक विचलन बिल्कुल धनात्मक विचलन की विपरीत स्थिति है। हमने कहा जो ऋणात्मक विचलन है वो धनात्मक विचलन की विपरीत स्थिति है। यानी कि इसमें क्या होता है? ए के बीच में, ए अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल
और बी अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, ये क्या होता है, छोटा होता है किससे, ए बी अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल से। बिल्कुल इसकी विपरीत स्थिति, यहां पर ए अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लग रहा था, बी अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लग रहा था वो ज्यादा था ए बी के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल से। यहां पर उल्टा होता है, ए अणुओं के बीच आकर्षण बल और बी अणुओं के बीच आकर्षण बल कम है, किसकी तुलना में, ए तथा बी अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल की तुलना में। यदि ऐसा हो तो वाष्प दाब में कमी होगी। क्या होगा, वाष्प दाब में कमी होगी। और वाष्प दाब में जब कमी होती है तो इसे हम कहते हैं ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन। अब इसे यदि डायग्राम से बनाऊं तो मैं ऐसे बना सकता हूं, ये हमारा पहला था P1 के लिए, ये क्या था, P2 था, और ये हमारा परिणामी था। किस स्थिति में, आदर्श स्थिति के लिए बात कर रहे हैं ये वाली हम। अब जब ऋणात्मक विचलन होता है तो हम डायग्राम को ऐसे बनाते हैं, ऋणात्मक विचलन, ये घट जाएगा, यह भी घट जाएगा, और इससे क्या होगा, यह भी घट जाएगा। इस प्रकार से होता है। तो ये हमारा कौन सा डायग्राम है, ऋणात्मक विचलन का डायग्राम है। अब उसने एक चीज आपसे और पूछी है, उसने कहा है डेल्टा, यहां पे लिख लेते हैं, डेल्टा जो मिक्सचर का यानी कि मिश्रण का जो डेल्टा एच है इसको भी हमें बताना है। और डेल्टा एच मैंने कहा क्या है, यह है एंथैल्पी, यानी कि जब दो ए तथा बी को आपस में मिलाकर के ए बी विलयन का निर्माण हो रहा है, उस समय क्या कोई ऊष्मा निकल रही है या कोई ऊष्मा लुप्त हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं। तो जब ये धनात्मक विचलन की बात होती है तो धनात्मक विचलन को हम कहते हैं, यह जो प्रक्रिया होती है ये होती है हमारी ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, धनात्मक विचलन, यहां पे लिखते हैं धनात्मक विचलन है तो हमने कहा कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का अर्थ है कि एक ऐसी हम कह सकते हैं क्रिया जो कि बाहर से ऊष्मा को खींचे, अवशोषित करे, ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए जो डेल्टा मिक्सचर का यानी कि मिश्रण का जो एंथैल्पी होती है वह हमारी क्या होती है, धनात्मक। मिश्रण की जो एंथैल्पी होगी वो क्या होती है, धनात्मक। अब ऋणात्मक विचलन में यही बात करते हैं, इसी बात की चर्चा करें तो ऋणात्मक विचलन में जो होता है वह हमने कहा कि जो एंथैल्पी होती है यानी कि डेल्टा MIXH, यह हमारी क्या होती है, ऋणात्मक, ये हमारी बराबर क्या होती है, ऋणात्मक। और ऋणात्मक का अर्थ क्या हुआ, ऋणात्मक का अर्थ हुआ कि यह जो हमारी अभिक्रिया होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कौन सी होगी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या अर्थ होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का अर्थ है कि एक ऐसी अभिक्रिया, एक ऐसी हम कह सकते हैं घटना जिसमें कि दो अवयव यदि आपस में मिल रहे हो तो उनके मिलने से ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। यदि उत्पन्न हो तो उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और इसके लिए डेल्टा मिक्सचर यानी कि मिश्रण का जो एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार विलायक के सामान्य क्वथनांक पर एक अवाष्पशील विलेय का 2% जलीय विलयन, ध्यान रखिएगा जलीय विलयन कह रहे हैं, का 1.004 बार वाष्प दाब है, विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तो हमने क्या कहा, हम जानते हैं विलायक प्लस विलेय मिलकर के विलयन का निर्माण कर रहे हैं। विलायक की जगह क्या है, जल, और विलेय का हमें क्या ज्ञात करना है, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो इसको सामान्यतः हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सामान्यतः 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें क्या कह रहा है, ये हमें कह रहा है प्रश्न में कि विलायक के सामान्य क्वथनांक पर, सामान्य क्वथनांक, विलायक मतलब हो गया क्या, जल, तो जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक हम जानते हैं कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप कह सकते हैं 373 या 373 ही लेते हैं, 373 केल्विन के बराबर होता है। और इस स्थिति में दाब जो होता है वह बराबर होता है हमारा एक वायुमंडलीय दाब, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके बराबर होता है।
और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान आप कह सकते हैं 1.013 बार के बराबर होता है, इतना हमें पता है। तो क्या करें, विलायक के सामान्य क्वथनांक पर एक अवाष्पशील विलय का 2% जलीय विलयन। अब 2% जलीय विलयन को समझिए, हमने कहा माना विलयन की मात्रा जो है, विलयन की मात्रा बराबर हमने ले ली 100 ग्राम, तो विलय कितना हो गया 2 ग्राम, और विलायक कितना हो गया 98 ग्राम, 98 ग्राम। तो ये जो 2% कह रहा है उसको हमने समझ लिया। तो कहते हैं एक अवाष्पशील विलय का 2% जलीय विलयन 1.00 बार वाष्प दाब है। तो जलीय विलयन का वाष्प दाब हमें दे दिया, यानी कि प्रेशर हमें दे दिया, जिसे हम P1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां हमारा दे दिया 1.004 बार, इसके बराबर है। तो क्या कह रहा है, विलय का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तो हमें किसका ज्ञात करना है, इस विलय का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, विलय को हम 2 से प्रदर्शित करते हैं, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, m2 का मान ज्ञात करना। सीधे सीधे राउल्ट का नियम लगेगा। और हमने आपको जब फार्मूले लिखाए थे वहां पर एक फार्मूला लिखाया था, आपको ध्यान हो, वो होता है हमारा P10 माइनस P1 बटे P10 बराबर होता था हमारा N2/N1। नीचे हमारा N2/N1 प्लस N2 होता था, लेकिन हमने कहा N1 की तुलना में N2 के मोलों की संख्या बहुत सूक्ष्म होती है, इसलिए को N2/N1 लिखते थे। और इसी को हम N2 मोलों की संख्या होती थी, इसी फार्मूले को हम लिखते थे W2/M1, सॉरी W2 नीचे M2 आएगा, M2 और मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा W1 और ऊपर हमारा क्या आ जाएगा M1। तो हमें किस किस का इस्तेमाल करना है, इस फार्मूले का यूज करना है। देखिए इसको बीच को छोड़ देना है। क्या क्या दे रखा है, हमें दिया है P10 की वैल्यू दी है। P10 की वैल्यू कितनी है, ये हमारे को दी है 1.013। ये क्या है P10, विलायक की शुद्ध अवस्था में जो उसका दाब है वो इतना दे दिया। और यहां हमारे को P1 की वैल्यू भी दे दी, 2 चीजें दे दी। W2 हमारा क्या है, विलय की मात्रा, और विलय की मात्रा कितनी है 2 ग्राम, तो W2 भी दे दिया। ये विलय की मात्रा हमने कहा क्या चीज है, W2 बराबर, तो W2 दे दिया। W1 कितना है 98 ग्राम, तो ये क्या है W1 बराबर 98 ग्राम, तो W1 भी दे दिया। अब M1 क्या होता है, M1 है विलायक का मोलर द्रव्यमान। तो विलायक का मोलर द्रव्यमान लिखेंगे, चूंकि M1 बराबर क्या है, जल का मोलर द्रव्यमान, यानी कि H2O का मोलर द्रव्यमान। और कैसे निकाल लेंगे, हाइड्रोजन के 2 हैं तो लिखेंगे 2 गुणा, आप जानते हैं हाइड्रोजन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, मोलर द्रव्यमान, वो 1, और ऑक्सीजन के परमाणु का कितना होता है 16। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु तो 2 गुणा 1, प्लस ऑक्सीजन का 1 परमाणु है तो ऑक्सीजन के कितने हो गए 16, तो कितने ये हो गया 18। तो हमें ये किसका मान पता चल गया, ये हमें पता चल गया M1 का मान। बस ये सारे मान इस समीकरण में रखना है, आंसर निकल जाएगा। आप चाहें तो पहले M2 का मान निकाल लेते हैं, तो M2 को यहां ले जा लेते हैं। तो कैसे करते हैं, यह आ जाएगा M2 बराबर, ध्यान रखिए M2 को मैं इधर ले गया तो ये क्या आ जाएगा, उधर क्या बचा हुआ था W2 गुणा M1 नीचे बटे ये पूरा का पूरा नीचे चले गया P10 माइनस P1 बटे नीचे क्या आ गया P10 और साथ में हमारा क्या आ गया W1। बस वैल्यूज पुट कर लीजिए। W2 की वैल्यू कितनी है हमें दी है, W2 कितनी है 2 ग्राम, तो W2 की जगह लिख लिया 2 गुणा M1 का मान कितना दिया है, M1 का मान अभी हमने निकाला, ये हमारा 18 बटे नीचे P10 की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई, ये है 1.013 माइनस P1 की वैल्यू कितनी है 1.004 बार, 1.004 बटे फिर से नीचे क्या आ गया P10, तो ये क्या आ गया 1.013 और साथ में हमारा क्या आ गया मल्टीप्लाई W1, और W1 का मान कितना है 98 ग्राम। अब आपको क्या करनी है, ये केवल सिर्फ कैलकुलेशन ही करनी है। कैलकुलेशन करेंगे तो जो आपकी वैल्यू नियर अबाउट निकल के आएगी भाई 41.36 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट जरूर कीजिएगा, देखिएगा जो आपका आंसर आएगा वही सही होगा, 41.36 ग्राम पर मोल। ये क्या है, यह है वह विलेय जिसको हमने
विलायक यानी कि जल में मिलाया और विलयन का निर्माण करा, उस विलय का मोलर द्रव्यमान यह होगा। और यही तो हमारे जो अणुसंख्यक जो हमारे गुणधर्म होते थे, ये उन्हीं की तो खास बात होती थी कि अणुसंख्यक गुणधर्म में हम देखते थे कि जो विलय के कौन सी प्रवृत्ति है, किस प्रकार का, इस पर डिपेंड नहीं करते अणुसंख्यक गुणधर्म, इस बात पर निर्भर करते हैं कि उसके कितने मोलों को आपने विलयन में मिलाया है, उपस्थित है, वही अणुसंख्यक गुणधर्म होते थे। तो इस प्रकार से हम इसे क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार हेप्टेन एवं ऑक्टेन का एक आदर्श विलयन बनाते हैं। 273 केल्विन पर दोनों द्रव घटकों के वाष्प दाब 105.2 किलो पास्कल तथा 46.8 किलो पास्कल है। 26.0 ग्राम हेप्टेन और 35.0 ग्राम ऑक्टेन के मिश्रण का वाष्प दाब क्या होगा। तो सबसे पहले प्रश्न को समझिए। इन्होंने कहा है कि 373 केल्विन पर एक फिक्स टेम्परेचर दे दिया, इस पर जो हेप्टेन और ऑक्टेन के जो वाष्प दाब हैं उनकी शुद्ध अवस्था में वो हमें दिए हुए हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। मान लेते हैं सबसे पहले हमारे को दिया है हेप्टेन, और दूसरा हमारा होता है ऑक्टेन। हेप्टेन का सूत्र होता है C7H16 और ऑक्टेन का होता है C8H18। ये हमारे दोनों के सूत्र होते हैं। इसको मान लेते हैं मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसे मैं 2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब शुद्ध अवस्था में हमारे को दे दिया यानी कि P10 की वैल्यू हमारे को शुद्ध अवस्था में इनके वाष्प दाब दे दिए हैं। यह है 105.2 किलो पास्कल, 105.2 किलो पास्कल, और इसका दे दिया P2 का दे दिया हमें 46.8 किलो पास्कल, 46.8 किलो पास्कल। दो हमें चीजें दे दी है। अब क्या कह रहा है, यदि इसने कहा कि 26 ग्राम हेप्टेन और 35 ग्राम ऑक्टेन, आगे हमें क्या कह रहा है 26 ग्राम, यानी कि ये हमें किसकी वैल्यू दे दी, एक प्रकार से M1 की वैल्यू दे दी, और ये किसकी वैल्यू दे दी हमें M2 की वैल्यू। और M2 यानी कि ऑक्टेन की वैल्यू कितनी दे दी 35 ग्राम। इन दोनों को मिलाकर के एक विलयन बनाया है और यह कह रहे हैं उस विलयन का वाष्प दाब क्या होगा। तो हमें किसका वाष्प दाब निकालना है, मिश्रण यानी कि विलयन का वाष्प दाब, जिसे हम PS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमें क्या ज्ञात करना है, तो किस प्रकार से प्रश्न को करेंगे इस बात को समझिए। सीधे सीधे यह जो प्रश्न है यह बता रहा है कि एक हमारे पास था हेप्टेन, एक था ऑक्टेन, उनकी शुद्ध अवस्थाओं में वाष्प दाब हमें दे रखे हैं, ये दोनों हैं। अब वो कहता है कि यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो इनको मिलाने से इतने इतने ग्राम यदि मिला रहे मात्राएं ये हैं, तो अब आपको बताना है कि मिश्रण का वाष्प दाब कितना होगा, यानी कि सीधे लगेगा राउल्ट का नियम। और राउल्ट का नियम कहता है कि जो टोटल वाष्प दाब होता है P, वह बराबर होता है हमारा P1 प्लस P2 के। और साथ ही हम जानते हैं P1 प्लस P2 को क्या लिख सकते हैं, P10x1 प्लस P20x2। अब जब x1 और x2 क्या है, उनके मोल अंश हैं। अब आप इस बात को भी समझिए कि मोल अंश क्या होते हैं। मोल अंश की परिभाषा होता है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का जो मोल अंश होगा वह बराबर होता है अवयव का मोल अंश बटे पहले अवयव का मोल अंश प्लस दूसरे अवयव का मोल अंश। क्योंकि अभी तक हम जितने विलयनों की बात कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर में वे द्विअंगी विलयन है, मतलब एक ऐसा विलयन जिसमें एक विलेय और एक विलायक है, तीसरा कोई तत्व उपस्थित नहीं है। तो हम लिख सकते हैं x1 की वैल्यू क्या होगी, हम जानते हैं, चूंकि यहां पे लिख रहे हैं x1 बराबर होगा, क्योंकि x1 है तो पहले के मोल संख्या बटे n1 प्लस n2, यानी कि ये क्या है x1 पहले अवयव के मोलों की संख्या बटे पहले अवयव के मोलों की संख्या प्लस दूसरे अवयव के मोलों की संख्या, इनसे मिलकर क्या बन रहा है विलयन। इसी प्रकार x2 निकालना हो दूसरे का मोल अंश, तो ये हो जाएगा n2 बटे n1 प्लस n2 के बराबर होगा। या x2 को ऐसे भी निकाल सकते हैं, x2 बराबर 1 माइनस x2, ऐसे x1 है, जो x2 है जो दूसरे का मोल अंश होगा वो एक में से पहले के मोल अंश को घटा दो, ये भी है। ये सब चर्चा हमने चैप्टर में करी हुई है। तो अब इन चीजों की इनकी वैल्यूज यहां पर रख रहे हैं, तो क्या रखते हैं, क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा P10 तो ऐसे ही लिख लिया मैंने, और साथ में आ गया x1 क्या है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा x1 हमारे पास है ऊपर की ओर हमने लिखा हुआ है, ये हमारा है n1 बटे n1 प्लस n2।
और प्लस दूसरा हमारा क्या है, x2 की वैल्यू यहाँ है, p2 की वैल्यू मैंने ये लिख ली p2, और x2 की वैल्यू क्या आ गई n2 बटे n1 प्लस n2, ये लिख दी। बस आपको ये p की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है, ये हमारे सॉल्यूशन यानी कि विलयन का कुल वाष्प दाब है। तो PS बराबर क्या हो जाएगा, PS बराबर वैल्यूज पुट करते हैं, P10 तो P10 कितना है 105.2, 105.2, साथ में किलो पास्कल है, किलो पास्कल ही रखते हैं, तो आंसर भी क्या होगा किलो पास्कल में ही आ जाएगा, सामान्य सी बात है। तो N1 की वैल्यू रखें। अब देखिए N1 क्या चीज है, N1 है कि मोलों की संख्या। अब यहां पर हम एक सूत्र समझते हैं, चूंकि मोलों की संख्या जिसे हम N से रिप्रेजेंट करते हैं वह बराबर होता है हमारा द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, इसके बराबर होता है। तो N1 बराबर क्या आ जाएगा, N1 बराबर हो जाएगा W1 बटे M1। अब W1 क्या है, W1 या इसको हम M1 M2 की जगह W1 W2 लिख लेते हैं तो द्रव्यमान ही, लेकिन चाहे आप W1 W2 लिखिए चाहे M1 M2 लिखिए, यदि सूत्र में W1 ले रहे हैं तो ये लिख लिया। तो W1 का मान कितना है 26, तो नीचे कितना आ गया, ऊपर आ गया 26। अब M1 क्या है, मोलर द्रव्यमान, किसका, पहले वाले का। तो इसका मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, इसको भी समझिए। ये हमारे पास क्या है C7H16, तो हम M1 निकाल रहे हैं, C7H16 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, कार्बन के कितने 7, तो क्या हो जाएगा 7 गुणा कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कहां लिखें, यहां पर लिख लेते हैं। कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 12 और दूसरा है हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 1। ये सूत्र आपको पता होने चाहिए। तो कार्बन के 7 है तो लिख लिया 7 गुणा कार्बन के एक परमाणु का मोलर द्रव्यमान 12 प्लस हाइड्रोजन के कितने 16 और एक परमाणु का मोलर द्रव्यमान कितना हो गया 1। तो 12 सते 84 प्लस 16 एकम 16, तो टोटल कितना आ गया 100। तो M1 का मान तो कितना आ गया 100। ऐसे ही आपको निकालना है M2 का मान, यहां लिखते हैं M2 बराबर, और M2 का फार्मूला ऑक्टेन का क्या होता है C8H18, तो यानी कि 8 गुणा कार्बन के एक का मोलर द्रव्यमान कितना हो, एक परमाणु का होता है 12 प्लस हाइड्रोजन के हो गया 18 गुणा 1, तो 12 से 84 12 अट्ठे 96 प्लस 18 एकम 18, दोनों को जोड़ देंगे 8 और 6 14, 9 और 1 10 और 1 11, यानी कि कितना गया 114। ये किसका द्रव्यमान मान आया, M2 का मान आया। अब ये मान हम क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे। तो N1 हमारा कितना आ गया 26 बटे कितना आ गया 100, और ऐसी N2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, N2 बराबर आएगा W2 बटे M2। तो W2 कितना है, W2 है 35 ग्राम, तो लिख लिया मैंने 35 बटे M2 कितना है, ये M2 मैंने कैलकुलेट किया 114, तो लिख लिया 114। तो N1 N2 के मान मैंने रख दिए, बस ये मान यहां पे रखते हैं। N1 का मान कितना है 26 बटे 100, तो लिख लिया मैंने 26 बटे 100 बटे नीचे N1 प्लस N2 है, तो N1 का मान 26 बटे 100 प्लस N2 का मान कितना आ गया 35 बटे 114, 35 बटे 114। ये ऐसे करके हटा रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं इसको, ये इस प्रकार से। तो इतना आ गया, और प्लस ये आ गया P2, ये होगा 0। P2 0 क्या आ जाएगा, P2 0 की वैल्यू भी लगा लेते हैं। ये है हमारे को दे रखी, ये P2 0 है शुद्ध अवस्था में, इसलिए 0 लग रहा है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। ये 46.8, तो लिख लेंगे 46.8, और ये हमारी निकल के आ गई। फिर से N2 की वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे 35 बटे 114 बटे N1 का मान 26 बटे 100, ये निकाला हमने N1 का मान, प्लस N2 का मान कितना आ गया 35 बटे 114, 35 बटे 114। जब इन सब को आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो मान निकल के आएगा वो आ जाएगा 73.58 किलो पास्कल के बराबर आएगा। तो कुल विलयन का जो वाष्प दाब होगा वह कितने के बराबर होगा, 73.58 किलो पास्कल के बराबर होगा। बच्चों मेन बात है आपको यह पता होना चाहिए, राउल्ट का नियम क्या कहता है कि किसी विलयन में किसी अवयव का जो वाष्प दाब होता है वह उस विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोल अंश के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जो यदि हमने एक
तत्व का जो वाष्प दाब है यदि P1 है, दूसरे का P2 है, तो कुल विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो P1 प्लस P2 के बराबर होगा। P1 की वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये x1 x2 हमारे क्या होते हैं, मोल अंश होते हैं। तो इसको इस प्रकार से समझ के हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार 300 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 12.3 किलो पास्कल है। इसमें बने अवाष्पशील विलेय के 1 मोलल विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। तो क्या है इस प्रश्न का अर्थ? इन्होंने क्या करा, एक हमारा जल ले लिया, यानी कि विलायक क्या लिया है, आप देखिए ये क्या है, जल, और विलेय क्या लिया है, अवाष्पशील, वाष्पशील कोई पदार्थ ले लिया। इन दोनों को मिलाकर के क्या बना दिया, विलयन बना दिया। अब क्या कह रहे हैं 17 में, 300 केल्विन पर जल का वाष्प दाब दिया है 12.3 किलो पास्कल, यानी कि हमें दे दी P1 0 की वैल्यू दे दी। शुद्ध अवस्था में जल का जो वाष्प दाब है 12.3 किलो पास्कल, 12.3 किलो पास्कल दे दिया। सेकंड दे दिया, इससे बने अवाष्पशील विलेय के 1 मोलल विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब निकालना है, यानी कि हम कह सकते हैं हमें P1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। विलयन का वाष्प दाब सीधे P से रिप्रेजेंट कर लेते हैं उसे, आप P1 से करिए, P से करिए, कोई समस्या नहीं है। तो उसका विलयन का वाष्प दाब निकालना है, S से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चलिए, तो विलयन का कैसे वाष्प दाब निकालेंगे, प्रश्न को समझिए। इसने कहा 1 मोलल विलयन, शब्द क्या बोला, 1 मोलल विलयन का वाष्प दाब हमें ज्ञात करना है। 1 मोलल का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ है कि एक ऐसा विलयन जिसके 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या 1 हो। तो विलायक कितना हो गया, 1 किलोग्राम, यानी कि 1000 ग्राम। और विलेय के मोल कितने आ गए, विलेय के मोल, मोलों की संख्या जिसे सामान्यतः हम किससे प्रदर्शित करते हैं, N2 से, वो कितनी आ गई, 1। तो अब हमें क्या निकालना है, PS की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो प्यारे बच्चों कैसे करेंगे, बड़ा बेसिक सा फार्मूला है। हम जानते हैं चूंकि P10 माइनस PS ये विलयन का वाष्प दाब है, बराबर हमारा होता है P1 बटे P10 बराबर विलेय के मोलों की संख्या, सॉरी विलेय का मोल अंश x2, इसके बराबर होता है। आप चाहें तो यहां P10, ये P10 है, इसको P1 भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। आप चाहें यहां P1 लिख लीजिए, चलो P1 ये क्या है, लेकिन ध्यान रखना विलयन का। अरे विलयन का कब है, ये तो शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब है जो हमें दिया हुआ है। ये P1 उसी विलायक का वाष्प दाब है जब वो विलयन की अवस्था में। और विलयन कैसे बना, जब हमने उसमें 1 मोल कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया। तो इसी P1 का मान हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सीधे पहले x2 क्या है, ये है मोल अंश, किसके, हम कह सकते हैं मोल अंश है विलेय का मोल अंश, क्योंकि 2 क्या होता है, विलेय। ध्यान रखिएगा, विलायक 1, विलेय क्या है 2। तो विलेय मोल अंश किसका है, विलेय का। और हम जानते हैं चूंकि मोल अंश हमारा होता है x2 बराबर होता है N2 बटे N1 प्लस N2 के बराबर होता है, जहां N2 विलेय के मोल है जो कि 1 है, N2 का मान कितना दिया है, 1, यहां हमें पता है N2 बराबर 1। N1 क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। तो N1 का मान हम ज्ञात करेंगे, N1 बराबर क्या हो जाएगा, हम N1 का जब मान ज्ञात करेंगे तो आप जानते हैं मोलों की संख्या बराबर होता है W बटे M के बराबर होता है। ये 1 है तो W1 बटे M1। अब W1 किसका मान है, विलायक की मात्रा। कितना लिखा है विलायक, 1 किलोग्राम, यानी कि 1000 ग्राम, तो लिख लिया 1000 ग्राम बटे M1 क्या है, विलायक क्या है, जल, जल का मोलर द्रव्यमान, तो लिखते हैं यहां पर जल, यानी कि H2O का मोलर द्रव्यमान M, यानी कि M1 क्या हो जाएगा। आप जानते हैं H2O का क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन के एक परमाणु का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो होता है 1, और ऑक्सीजन के एक परमाणु का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 16। ये बात पता होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन के 2 हैं तो 2 गुणा 1,
ऑक्सीजन का 1 है तो क्या हो गया 16, तो 2 एकम 2 प्लस 16 यानी कि ये क्या हो गया 18। तो जल का आपको याद होना चाहिए ये कितना होता है 18 होता है। तो मैंने क्या करा 1000 बटे m1 का मान क्या हो गया 18। इसको डिवाइड करते हैं तो फिक्स वैल्यू आती है हमेशा 55.5। ध्यान रखिएगा, सीधे आपको कभी 1 किलोग्राम जल में मोलों की संख्या निकालनी हो, आप सीधे इसको यूज कर सकते हो। कई सारे प्रश्नों में रिपीट होती है तो आपको याद होनी चाहिए, खासकर जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। तो ये आ गया 55.5 आ गया, यानी कि हमें n1 की वैल्यू पता चल गई। इस वैल्यूज को यहां रख सकते हैं, तो पहले इस वाला फार्मूले को रखते हैं। ये हमारा आ गया P10 माइनस P1 बटे P10 बराबर x2 का मान क्या आ गया n2 बटे n1 प्लस n2। वैल्यूज पुट कर लें यहाँ पर। P10 की वैल्यू कितनी है हमें दे रखी है, P10 12.3 माइनस P1 बटे 12.3 बराबर n2 का मान कितना आ गया, n2 का मान हमें दिया है 1 बटे नीचे क्या आ गया 55.5, n1 का मान क्या आ गया 55.5 प्लस 1 तो कितना आ गया, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12.3 माइनस P1 बराबर 1 बटे 55 क्या हो गया 56.5 और मल्टीप्लाई ये इधर की ओर गुणा हो तो 12.3, ये निकाल दिया। हमें तो P1 की वैल्यू चाहिए तो P1 को उधर लेंगे, P1 को यहां लेंगे बराबर इधर क्या था 12.3 तो 12.3 और ये पूरा पद जब इधर की ओर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस हो गया और माइनस का P1 उधर जाके प्लस का हो गया तो माइनस क्या आ जाएगा 12.3 बटे नीचे आ गया 56.5। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी P1 की वो नियर अबाउट निकल के आएगी 12.08। अब चूंकि दाब का हमारे को मान किस में दे रखा था, किलो पास्कल में दिया था, उसी को हमने यूज किया था, तो आपकी ये वैल्यूज भी किस में आएगी किलो पास्कल में आएगी। और ये P1 क्या है, विलियन का वाष्प दाब है, जिसमें लगभग हम कह सकते हैं 1 किलोग्राम तो विलायक है और केवल 1 मोल क्या है अवाष्पशील पदार्थ कोई है विलय के रूप में। तो इस प्रकार से हमने विलियन का वाष्प दाब ज्ञात कर लिया। तो इस प्रकार से हम इसे क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर जो विलायक था जिसका पहला वाष्प दाब 12.3 था वो घट करके कितना हो गया 12.08 हो गया। तो अवाष्पशील विलय मिलाने पर जो हमारे विलायक होते हैं उनके वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अरे अणुगति जो अणुसंख्यक गुणधर्म है उसकी पहली प्रॉपर्टी हमने आपको चैप्टर में ये बताई थी। तो फिर नोट कीजिए आप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जो कि इस प्रकार से, इसके अनुसार 114 ग्राम ऑक्टेन में किसी अवाष्पशील विलेय जिसका मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम प्रति मोल है कि कितनी मात्रा घोली जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब घटकर मूल का 80% रह जाए। तो प्रश्न को समझिए, 114 ग्राम ऑक्टेन में किसी अवाष्पशील विलेय को मिलाया, तो विलायक क्या है ऑक्टेन, तो क्या लिखेंगे विलायक और प्लस क्या है विलेय। विलायक क्या है ऑक्टेन, ऑक्टेन और ये क्या है अवाष्पशील, वाष्पशील। अब हमें मात्रा दे दी, ये हमारा होता है 1, ये इसको कहते हैं 2, तो हमें दे दिया W1 बराबर कितना दे दिया 114 ग्राम, 114 ग्राम और साथ ही कह रहे कितनी मात्रा घोली जाए, तो यानी कि W2 की मात्रा हमारे को ज्ञात करनी है, मेन बात। दूसरा अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान दे दिया 40 ग्राम पर मोल, यानी कि इसका वैल्यू दे दी M2 बराबर दे दी 40 ग्राम पर मोल। सीधे M2 की वैल्यू लिख लेते हैं कि कितनी मात्रा मिलाई जाए कि इसका वाष्प दाब घटकर मूल का 80% रह जाए। यदि इसका वाष्प दाब जो P10 से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो यदि P10 है तो इसका क्या है विलियन का, विलियन का वाष्प दाब बराबर हो जाएगा P10 का 80%। आप समझते होंगे जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है। तो कितना हो गया उसका वाष्प दाब 80% हो गया। तो P10 इसको हम विलेयन के वाष्प दाब को प्रेजेंट करते हैं P1 से, तो P1 बराबर आएगा P10 का 80%, 80 बटे कितना आ गया 100।
तो इसको यदि हम निकालें तो कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, फिर सीधे आ गया 0.8 P10। तो क्या आ गया, P1 बराबर 0.8 P10 के बराबर आ गया। ये सब डाटा आपने यूज करना है। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है W2। ध्यान रखिएगा ऑक्टेन का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है C8 और H18, ये हमारा ऑक्टेन का सूत्र होता है। तो अब कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास बेसिक फार्मूला होता है वो होता है P10 माइनस P1 बटे P10 बराबर होता है x2। और x2 क्या होता है, मोल अंश होता है किसका, विलेय का। और विलेय के मोल अंश को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आप जानते हैं, ये होता है N2/N1 प्लस N2 के बराबर है। ये क्या है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों की संख्या। अब विलेय के मोलों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम चूंकि सूत्र जानते हैं विलेय के मोलों की संख्या का सूत्र होता है, यहां पर लिख रहे हैं, क्योंकि मोलों की संख्या जिसे n से रिप्रेजेंट करते हैं ये बराबर होता है द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, जिसको हम W/m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिक फार्मूला है। तो यदि इसको यहां पर हम अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, P10 माइनस, अब P1 की वैल्यू भी रख लेते हैं। P1 की वैल्यू क्या, 0.8 P10, 0.8 P10 बटे फिर क्या आ गया P10 बराबर M2 को क्या लिख सकता हूं, W/m। W है तो क्या लिख लेंगे, W2/M2 बटे नीचे 1 है तो यह आ जाएगा W1/M1 प्लस N2 क्या आ जाएगा, W2/M2। अब समझिए क्या क्या चीजें हमें ज्ञात करनी है। हमें ज्ञात करना है सिर्फ किसको ज्ञात करना है, इसने यहां पर मात्रा पूछी है W2 की, तो हमें W2 ज्ञात करना है। M2 हमें दिया हुआ है, M2 कितना है 40, और इसका हम मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो ऑक्टेन का मोलर द्रव्यमान मैं यहां निकाल रहा हूं, लिखते हैं ऑक्टेन का मोलर द्रव्यमान, जिसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, M1 से बराबर। ऑक्टेन क्या है, C8H18। तो C8 आप जानते हैं कार्बन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है या मोलर द्रव्यमान होता है 12, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। ये हर प्रश्न में आपको बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो कितना है C8 का मतलब 8 गुणा 12 प्लस हाइड्रोजन के कितने 18, तो 18, और हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो गया 1, तो 12 8 96 प्लस 18 एकम 18, तो दोनों को जोड़ दें 8 और 6 14, यानी कि ये आ गया 114 आ गया, ये आ गया। अब M1 का मान आपको पता है, M2 का मान आपको पता है, W1 का आपको मान पता है, W2 का मान आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, ऊपर की ओर देखिए क्या कॉमन है, P10 कॉमन है, तो क्या लिख लिया P10 कॉमन, यहां आ जाएगा 1 माइनस 0.8 बटे आ गया P10, इससे तो ये कट गया। इधर की ओर आ जाइए, W2 की वैल्यू हमारे को ज्ञात करनी है, तो W2 ऐसे ही रख दिया बटे M2 की वैल्यू कितनी है 40 बटे लिख लिया मैंने 40 बटे W1 का मान कितना है 114, तो लिख लिया मैंने इस W1 का मान लिख लिया 114 बटे M1, और M1 का मान हमने यहां पर निकाला है, ये M1 भी कितना है 114, तो लिख लिया 114 प्लस W2 बटे M2, तो यही है W2 बटे M2 यानी कि 40। तो इससे ये कट गया, एक से ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 0.2। अब ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा W2 बटे 40 बराबर, ये आ गया 1 प्लस W2 बटे 40। इसकी यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0.2 1 प्लस W2 बटे 40 बराबर W2 बटे 40। 0.2 के अंदर गुणा कर दें तो इसकी एक में होगी तो 0.2 ही आ जाएगा, प्लस 0.2 मल्टीप्लाई W2 बटे 40 बराबर आ गया W2 बटे 40। हमें तो W2 बटे 40 की वैल्यू निकालनी है, ये उधर की ओर ले जाइए तो कितना आ जाएगा, यहाँ हो गया 0.2, ये हो गया W2 बटे 40 माइनस 0.2 इंटू W2 बटे 40। इन दोनों में कॉमन क्या है W2 बटे 40, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करें
तो क्या आ जाएगा, देखिए ये 0.2 था हमारा, तो ये आ जाएगा 0.2। मुझे लग रहा समझ में आ रहा होगा, ये 0.2 है। और बराबर के इधर इतना कितना था, W2/40, W2/40, और एक में से 0.2 घटेगा तो ये आएगा 0.8। मुझे लग रहा है ये चीजें समझ में आपको आ गई होगी। अब W2 को हमने यहां रहने दिया, बाकी सबकी यहां गुणा कर दी, तो 0.2 गुणा 40 तो ऊपर आ गया, नीचे 0.8 नीचे आ गया, दशमलव से दशमलव हटा दिया, 8 पंजे 40, तो W2 बराबर आ गया 2 गुणा 5 यानी कि 10 ग्राम। तो जो W2 विलेय पदार्थ की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी, 10 ग्राम के बराबर होगी। काफी आसान है, सीधे आपको इस वाले बेसिक फार्मूले इसका यूज करना है, x2 की जगह ये रख देना है, बाकी सिंप्लीफाई आप इसे कीजिए, सिंपल कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर 10 ग्राम निकल जाएगा। तो फिर नोट कीजिए आप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार एक विलयन जिसे एक अवाष्पशील ठोस के 30 ग्राम को 90 ग्राम जल में विलीन करके बनाया जाता है, उसका 298 केल्विन पर वाष्प दाब 2.8 किलो पास्कल है। विलयन में 18 ग्राम जल और मिलाया जाता है, जिससे नया वाष्प दाब 298 केल्विन पर 2.9 किलो पास्कल हो जाता है। निम्नलिखित की गणना कीजिए, विलेय का मोलर द्रव्यमान तथा 298 केल्विन पर जल का वाष्प दाब, यानी कि शुद्ध अवस्था में जल का वाष्प दाब भी आपको ज्ञात करना है 298 केल्विन पर। तो प्रश्न काफी आसान है। तो मेन बात है, इसमें दो कंडीशंस में हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा दो अलग अलग स्थितियों में। पहली स्थिति में तो क्या है, एक विलयन जिसमें एक अवाष्पशील ठोस को 30 ग्राम को 90 ग्राम जल में मिलाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें विलायक तो क्या है, जल, और दूसरा क्या है, विलेय, जो कि अवाष्पशील है, अवाष्पशील, ये ध्यान रखिएगा। तो आप जानते हैं विलायक को हम सामान्यतः, विलायक जल है यानी कि यह है H2O, इसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, विलेय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 से। तो पहली स्थिति में क्या कर रहा है, विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, यानी कि हमारे को ज्ञात करना है फर्स्ट स्टेज में विलेय का मोलर द्रव्यमान, यानी कि हमें M2 को ज्ञात करना है। अब क्या क्या दिया है ये देख लीजिए। सबसे पहले हमें दे दिया 30 ग्राम, तो दे दिया एक विलयन जिसमें अवाष्पशील ठोस के 30 ग्राम, यानी कि ये दे दिया W2 बराबर दे दिया 30 ग्राम, और W1 बराबर दे दिया 90 ग्राम, क्योंकि जल कितना दिया है, 90 ग्राम। जल में विलीन करके उसका 298 केल्विन पर वाष्प दाब 2.8 किलो पास्कल है, यानी कि ये हमें दे दिया, विलयन का वाष्प दाब दिया है, तो ये आएगा P1 बराबर कितना दिया, 2.8 किलो पास्कल। पहली कंडीशन तो ये। और दूसरा कहते हैं विलयन में 18 ग्राम जल और मिलाया तो नया वाष्प दाब, यानी कि सेकंड केस में, ये फर्स्ट केस है, सेकंड स्टेज में इन्होंने क्या कह दिया, जब 18 ग्राम और जल मिलाया, यानी कि अब की बार W1 बराबर हो गया 90 प्लस 18, यानी कि 108 ग्राम। W1 इतना हो गया, जबकि W2 का मान उतना का उतना ही है, जो W2 जो भी है वो 30 का 30 ही ग्राम है, ये 30 ग्राम ही है। क्या कहा इसने, 18 ग्राम जल और मिलाया जाता है, नया वाष्प दाब है 209 किलो पास्कल, यानी कि नया जो है P1 जो है वो हमारे को दिया है 2.9 किलो पास्कल, 2.9 किलो पास्कल। अब ये जो हमारी कंडीशंस हैं ये नया लिख लेते हैं, नया। अब दो चीजें हमें निकालनी है। पहला तो हमें निकालना है M2, यानी कि विलेय का मोलर द्रव्यमान। कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, सिंपल सा एक फार्मूला है जो हम लगातार यूज कर रहे हैं हर प्रश्न में, वह है हमारा P10 माइनस P1 बटे P10 बराबर x2। वही लिख रहे हैं, क्या है, P10 माइनस P1 बटे P10 बराबर x2। ये क्या है, विलेय का मोल अंश। अब मोल अंश तो हमें पता नहीं है, तो इसको किसके पदों में व्यक्त कर लेंगे, इसको कर देंगे मोलों की संख्या के पदों में व्यक्त। तो आप जानते हैं मोल अंश को हम ऐसे लिख सकते हैं N2 बटे N1 प्लस N2। अब देखिए हमें क्या क्या चीजें पता है। हमें N2 का मान, यानी कि कह सकते हैं विलेय के मोल अंश हमारे को ज्ञात करने हैं, क्योंकि हमें सीधे क्या निकालना है, M2 का मान निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं, अब कई बार हम फार्मूला यूज कर रहे हैं, यहां पर फिलहाल लिख रहे हैं
चूंकि मोलों की संख्या जिसे n से प्रदर्शित करते हैं, ये n बराबर हमारा होता है W/m, जहां W क्या होता है, द्रव्यमान होता है ग्राम में, और m क्या होता है, मोलर द्रव्यमान। तो बस ये फार्मूला आपने ध्यान रखना है, बस इतना सा फार्मूला, ये मैंने यहां बंद कर दिया। तो इसकी वैल्यूज रखते हैं, तो क्या आ जाएगा, n2 बराबर क्या आ जाएगा इस वाले फार्मूले से, ये हो जाएगा हमारा W2/m2, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, n1 का मान यह आ जाएगा W1/m1, यार n2 क्या आ गया, W2/m2। अब W2 की वैल्यू हमें दी हुई है, देखिए W2 की वैल्यू है 30 ग्राम, W1 की वैल्यू है 90 ग्राम। अब M2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ये M2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। M1 की वैल्यू क्या होगी, क्या है, हमारे पास जल है, तो M1 आपको पता होना चाहिए, जल के लिए M1 बराबर कितना आता है, 18 आता है। कैसे आता है ये भी आपको बता देता हूं। जल का सूत्र होता है H2O का मोलर द्रव्यमान। कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन के 2 है तो 2 गुणा 1, क्योंकि हाइड्रोजन के एक परमाणु का मोलर द्रव्यमान 1 होता है, और साथ में O है तो प्लस ऑक्सीजन के कितने, एक परमाणु, और उसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 16, ऑक्सीजन के कितने 16, तो ये टोटल हमारा कितना आता है 18। तो ये दो चीजें पिछली बार के प्रश्नों में ही आपको पहले से पता होनी चाहिए, तो ये हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। तो M1 का मान कितना हो गया 18, ये वैल्यूज यहां पर रखनी है, तो रखते हैं। P10 की वैल्यूज तो हमें दी भी नहीं है, हमें केवल P1 की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू तो रखते हैं। यह आ गया P10 माइनस P1 का मान कितना आ गया 2.8 P10 बराबर, इसकी वैल्यू रख देते हैं W2 का मान कितना है, देखिए 30 कितना आया M2, और इधर की ओर कितना आ गया W1 का मान, W1 हमारा है 90 M1 का मान कितना है 18, प्लस W2/M2 बिल्कुल ऊपर की जगह 30/M2। इसको कैसे लिख सकते हैं, P10 ये है P10 माइनस 2.8, P10 को दोनों को अलग अलग कर लें, यानी कि P10/P10 माइनस 2.8/P10, ऐसा तो लिख सकते हैं इस भिन्न को हम ऐसे। इधर की ओर देखिए क्या होगा, 18 का 90 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, तो ये आ गया 30/M2, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, ये 5 प्लस 30/M2, ये आ गया। अब इसमें P10/P10 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, तो इसको लिख लेते हैं यहां पर। ये हमारा क्या हो गया 1 माइनस क्या आ गया, हाँ देखिए ये 1 यहां पर आ गया, ये 2.8/P10 को उधर ले जाते हैं बराबर, क्या इस पूरे पद को इधर ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये आ गया 1, ये इधर की ओर आ गया माइनस 30/M2, और बटे नीचे क्या था 5 प्लस 30/M2 बराबर, इधर आ गया P1 ये 2.8/P10, उधर जाके धन का हो गया 2.8/P10। तो मुझे लग रहा है एक सीक्वेंस में चल रहा है, आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, एक इक्वेशन बनी है, उसको सॉल्व करते जाना है बस। तो अब इसको सॉल्व करें तो हमारा क्या आ जाएगा, नीचे 5 प्लस 30/M2, और इधर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 5 प्लस 30/M2, और क्या आ गया माइनस 30/M2 बराबर, इतना कितना आ गया 2.8/P10। तो प्लस 30/M2 है, ये माइनस 30/M2, इससे ये कट गया, तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 30/M2, ये हमारा आ गया। इधर कितना आ गया 2.8/P10। पलट देते हैं भिन्नों को दोनों को, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चले गए कि 5 प्लस 30/M2, नीचे क्या गया 5, और ये आ गया P10/2.8। इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, ऊपर 1 प्लस 5 30 6/M2, और नीचे बराबर क्या है 5 के, इधर क्या आ गया P10/2.8, 5 से 5 काट दीजिए, क्या गया 1 प्लस 6/M2 बराबर P10/2.8। इतना हमारे पास मान लेते हैं, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब ठीक ऐसे ही सेकंड कंडीशंस में हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 है। अब सेकंड केस में चलिए, सेकंड केस में क्या कर रहा है, ये वाला हमारा दूसरी स्थिति है, जहां W1 का मान अब कितना हो गया 108, और W2 का मान तो 30 का 30 ही है। तो फिर से हम इसी वाली इक्वेशन में चलेंगे, कौन सी हमारी, जो ये वाली इक्वेशन चल रही थी, ये वाली इक्वेशन।
इस इक्वेशन में दोबारा चलेंगे। तो अब की बार हमें क्या दे दिया है, पेन दूसरा यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको पता चल जाए। तो P10 सेम ऐसे आएगा, P10 माइनस P1 बटे P10, तो क्या आ गया, द्वितीय स्थिति में और द्वितीय स्थिति में क्या है, W1 बराबर 108 ग्राम और P1 की वैल्यू कितनी दे दी, 2.9 किलो पास्कल द्वितीय स्थिति में। तो फिर से मैंने कहा इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो P10 माइनस P1 बटे P10, तो देखिए फिलहाल ऐसे ही लिख लेते हैं सॉल्यूशन, P10 माइनस P1 बटे P10 बराबर इधर की ओर क्या आ जाएगा, W2 बटे M2, W1 बटे M1 प्लस W2 बटे M2, W2 बटे M2 बटे W1 बटे M1 प्लस W2 बटे M2। वैल्यूज रखें, क्या आ जाएगा, P10 माइनस P1 का मान हमें दे रखा है 2.9 किलो पास्कल बटे P10 बराबर W2 का मान हम जानते हैं, W2 का मान कितना था, यहाँ पर हमने रखा था वो तो चेंज नहीं हुआ, 30 बटे M2, यह गया 30 बटे M2 और W1 बटे M1। अब देखिए W1 का मान हो गया 108 ग्राम, तो 108 बटे M1 का मान कितना था 18 प्लस ये क्या आ गया 30 बटे M2। तो 18 से काटेंगे, 18 पंजे 90, 18 छिंग 108, तो यह गया P10 माइनस 2.9 बटे P10 बराबर यह गया 30 बटे M2 और यहां हमारा आ गया 6 प्लस 30 बटे M2, इतने के बराबर हमारा आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे ना, ये इक्वेशन किसकी तरह है, देखिए ये इक्वेशन बिल्कुल इसकी तरह है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, ये दोनों सेम है, वो वाली और ये वाली सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो यदि इसको सॉल्व करके हमारी वैल्यूज ये आई, तो इसको सॉल्व करके भी वैल्यूज सेम यही आएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ चीजें यहां पर चेंज हो जाएगी। क्या क्या चेंज होगी, देखिए हमने क्या करा था, यहां पर M2 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, या फिर इसे सॉल्व ही कर लेते हैं, जगह बनाएं, देखें यह P10 बटे P10 माइनस 2.9 बटे P10 बराबर ये हमारा क्या आ जाएगा, 30 बटे M2 है, और इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 30 बटे M2 बटे 6 प्लस 30 बटे M2, ये हमारा क्या आ गया 1 आ गया। तो ये 1 माइनस इस पूरे को यहाँ ले आते हैं, 30 बटे M2, ये हो गया 6 प्लस 30 बटे M2, ये उधर चले गया तो क्या आ गया 2.9 बटे P10। तो मुझे लग रहा है इतना समझ में आ रहा होगा। अब इसे थोड़ा सा हमें सॉल्व करना है, तो मुझे लगता है ये चीज़ें तो हमें आ ही गई है, इसे मिटा देते हैं। तो ये हम मिटा रहे हैं, अब सॉल्व करें इसे। तो देखिए क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चले गया, एलसीएम लेंगे तो ये 6 प्लस 30 बटे M2 बराबर 6 प्लस 30 बटे M2 की यहाँ गुणा होगी, ये गया 30 बटे M2 माइनस में, माइनस 30 बटे M2 बटे नीचे गया 6 प्लस 30 बटे M2 बराबर किसके है, ये 2.9 बटे P10। अब देखिए 30 बटे M2 से 30 बटे M2 कट गया, क्या आ गया हमारा 6 बटे, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 6 कॉमन आ गया, तो क्या आ गया 1 प्लस 6 पंजे 30, 5 बटे M2, इधर क्या आ गया 2.9 बटे P10। अब इस 6 से ये 6 कट गया, दोनों को पलट दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, ये ऊपर चले गया तो 1 प्लस 5 बटे M2 बराबर ये कितना आ गया 2.9 बटे P10। ये दो चीजें हमारे पास आ गई, एक ये वाली इक्वेशन आ गई और एक हमारी आ गई कौन सी वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें M2 के मान को कैलकुलेट करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, लेकिन एक बात है, अच्छा देखिए हमने यहां पर इसको तो उल्टा ले गए, इसको नहीं ले गए थे उल्टा, इसको भी ठीक कर ले, यह गया P10 बटे 2.9। अब हमें दो यहां पर अज्ञात राशियां हैं, एक M2 और एक P1, यहां भी M2 और P1, इन दोनों में से एक को हटाना है।
तो सामान्य सी बात है, हम इस वाली इक्वेशन में इस वाली इक्वेशन का भाग दे देते हैं, तो भाग दे दें तो लिखते हैं समीकरण, ये एक है, ये हो गया समीकरण 2, तो लिखते हैं समीकरण 1 में भाग दे दिया समीकरण 2 का, तो समीकरण 1 कितनी है 1 + 6 बटे m2, भाग दे दिया बाएं पक्ष में, बाएं पक्ष 1 + 5 बटे m2 बराबर वो वाला उधर कितना था P10 बटे 2.8 और यहां कितना था P10 बटे 2.9। तो क्या आ जाएगा देखिए, ये हमारा हो जाएगा P10 से तो P10 कट गया, 2.9 ऊपर 2.8 नीचे, तो ये आ गया 1 + 6 बटे m2, ये आप एलसीएम ले लीजिए ऊपर, तो क्या हो गया ऊपर m2 कॉमन ले लिया, ये आ गया m2 + 6 और नीचे क्या आ जाएगा फिर से m2 कॉमन, नीचे आ गया m2 + 5 बराबर यहां कितना आ गया 2.9 बटे 2.8, m2 से m2 कट गया तो क्या आ गया m2 + 6, तो ये आ गया बटे m2 + 5 नीचे आ गया 2.9 बटे 2.8, तो ये हमारा इतना आ गया। तो अब आप चाहें तो कैंची काट हम गुणा कर सकते हैं, तो कैंची काट गुणा कीजिए 2.8 की यहाँ पे करेंगे तो 2.8 m2 प्लस 6 की 2.8 में गुणा करेंगे 6 × 36 6 × 8 48 और 6 दूनी 12 और 4 16, तो 16.8 बराबर m2 उधर गया तो 2.9 m2 और 5 की इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 5 निम 45 और 5 दूनी 10 और 4 14.5, तो अब 2.8 m2 यहाँ है, 2.8 m2 यहाँ है, इसको इधर की ओर ले गए तो क्या आ गया 2.9 m2 में से 2.8 m2 घटा दिया, इधर कितना था 16.8 माइनस कर दिया 14.5, तो घटाएं कितना आ गया 8 में से 5 गया 3 और ये आ गया 2.3 और यहाँ कितना आ गया 0.1 m2, 2.9 में से 2.8 कटेगा तो 0.1 आएगा, तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई m2 बराबर 2.3 बटे 0.1, 2.3 बटे 0 कटेगा तो कितना आ गया 23, तो हमें पता चल गया m2 की वैल्यू है 23। तो सबसे पहले हमें यह ज्ञात करना था कि विलेय का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, और हम देख रहे हैं विलेय का जो मोलर द्रव्यमान निकल के आया वो कितना आया प्यारे बच्चों 23 आया। थोड़ा प्रोसेस लंबा है, लेकिन पहली इक्वेशन से यदि आप यहां ये निकाल सकते हैं तो दूसरी इक्वेशन को भी सेम फॉलो करते करते आपको यहां पर पहुंच जाएंगे। बस इन दोनों को सॉल्व करना है, 9th 10th पे आपने ऐसी बहुत सी इक्वेशन सॉल्व करी, तो इस प्रकार से 23 निकल गया, तो पहला हमारा काम यहां पर हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है देखिए, दूसरा कह रहा है 298 केल्विन पर जल का वाष्प दाब ज्ञात करना है। 298 केल्विन ये पूरी प्रोसेस के दौरान सेम रहा है जो टेम्परेचर है, वाष्प दाब जल का निकालना है, इसका अर्थ है हमें P10 कैलकुलेट करना है। तो अब मैं इस प्रोसेस को यहां से मिटा रहा हूं, ये वाला हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी, इसको मिटा रहा हूं मैं। अब हमें क्या निकालना है सेकंड में, जल का वाष्प दाब, तो कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए 1 + 6/m2, तो लिखते हैं समीकरण 1 में किसका मान m2 का मान रखने पर जल का वाष्प दाब यानी कि हमें P10 को कैलकुलेट करना है, इसका अर्थ ये है P10, तो मान रखने पर रखें तो क्या किया 1 + 6 बटे m2 का मान 23 बराबर ये क्या गया P10 बटे कितना आ गया 2.8, इसकी यहां गुणा कर देंगे तो 23 एकम 23 + 6 बटे 23 और 2.8 की यहां गुणा हो जाएगी, ये बराबर आ गया P10 और इसको कैलकुलेट करेंगे इस पूरी वैल्यूज को तो ये आएगा 3.53, ये क्या आ गया P10। अब जो कि हमें शुरू में जो प्रेशर दे रखे थे वो किलो पास्कल में थे, इसलिए ये भी मान किस में आएगा किलो पास्कल में आएगा, यानी कि जल का जो वाष्प दाब होगा 298 केल्विन पर P10 वो होगा 3.53 किलो पास्कल के बराबर होगा। ये हमारा जो सेकंड पार्ट है ये उसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे।